नहीं नहीं, गुनीस का मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल, आपकी हाँ, आवाज क्लियर गुण है। की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम्म। सर ये अब क्लियर है सर? हाँ, अभी क्लियर है। हाँ अभी clear। तो सर आज हम, इनका अभी मीटिंग चल रही थी सर, मैं उसमें था, अगर मान लिया सडनली रिप्लाई नहीं कर पाया हाँ तो हाँ, सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम थैंक कवर यू सर। करेंगे फायरवॉल रूल्स। फायरवॉल रूल्स देखो कई तरीके से होते हैं। फायरवॉल, पहले तो ये बताओ फायरवॉल रूल्स किस लिए अप्लाई होते हैं? कि फायरवॉल रूल्स अप्लाई होते हैं किसी अनवांटेड जो भी ट्रैफिक है उसको रोकने के लिए या अलाउ करने के लिए, पर्टिकुलर पोर्ट को ओपन करने के लिए या ब्लॉक करने के लिए। ठीक है। तो जब हम फायरवॉल रूल अप्लाई करेंगे तो फायरवॉल रूल कुछ हमारे होते हैं जो टैग बेस्ड फायरवॉल रूल होते हैं, कि हमने फायरवॉल रूल बना तो दिया है बट वो किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा है। उसके लिए हमने टैग क्रिएट कर दिया। अब वो टैग जब हम किसी चीज पे अप्लाई करेंगे, जाके डालेंगे, उस पे वो फायरवॉल रूल अप्लाई हो जाएगा। एक फायरवॉल रूल होगा जो सारे, जो भी मेरा सबनेट है, बीपीसी है, उस पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। हमने फायरवॉल रूल बनाया, वो बीपीसी में जो भी डिवाइसेस हैं, जो कुछ भी है, उन सभी चीजों पे अप्लाई होगा। तो सपोज हमें फायरवॉल रूल बनाना है, कोई पोर्ट ओपन करना है। ठीक है। मान लो हम अगर सीक्वल सर्वर यूज कर रहे हैं तो सीक्वल के लिए पोर्ट होता है 1433। यही होता है ना शशि? 143 सर। तो हम सीक्वल के लिए पोर्ट ओपन कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे हमने दे दिया फायरवॉल सीक्वल। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी भूल गया था। इंटायर स्क्रीन, अभी स्क्रीन थैंक यू विजिबल हो तो भाई। बताना। जी सर। ठीक है। तो ये हम फायरवॉल रूल्स पे गए। फायरवॉल रूल में हमने डाला FW सीक्वल। अब इसके इसी के लिए हम दोनों रूल्स बनाएंगे, एक टैग बेस्ड और दूसरा बीपीसी। ठीक। अब जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर होंगे हम, उस प्रोजेक्ट में जो भी उसका बीपीसी है, ठीक, नेटवर्क, सर वो बीपीसी नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है। हम्म। सर हाँ वो स्टार्ट कर देना सर, वीडियो। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग है। ठीक। तो यहाँ पे हमने मान लो ये टेकी प्लॉट ले लिया। ठीक है। और बीपीसी नेटवर्क मेरे पास यहाँ पे दो दिखा रहा है। ठीक, एक टेस्ट और एक ये। ठीक। तो यहाँ पे भी हम अगर आ रहे हैं तो हमें ये दिखा रहा है ना कि कौन से बीपीसी पे जाना है। हमने एक बीपीसी ले लिया। ठीक है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी डिफाइन होती है कि प्रायोरिटी जितनी लेस होगी, जितनी कम होगी, वो रूल पहले अप्लाई होगा। जिस भी रूल की प्रायोरिटी कम होगी, वो रूल पहले अप्लाई होगा। ठीक है। तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन से रूल को पहले अप्लाई कराना चाहते हैं। ठीक। या हमारे चार रूल्स हैं, चारों रूल को हम चाहते हैं कि चारों रूल अप्लाई हो, तो चारों की जो प्रायोरिटी वो सीक्वेंस में दे सकते हैं, 101, 102, 103, 104। ठीक। हम्म। तो यहाँ मान लो हमने 100 दे दी प्रायोरिटी इसकी। ठीक। तो ये अभी किस पे अप्लाई हो रहा है, कौन से नेटवर्क के लिए ले रहे हैं हम फायरवॉल रूल? टेकी वन के लिए। पीवीसी हर एक, टेक यू वन। ये हर एक बीपीसी के लिए अलग हम फायरवॉल रूल बनाएंगे। ठीक। तो ये हमने इस नेटवर्क के लिए लिया। इनग्रेस और इग्रेस पता है? इनग्रेस इनकमिंग ट्रैफिक के लिए होता है। इनकमिंग। ठीक। और इग्रेस आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए होता है, मतलब जो गूगल से ट्रैफिक बाहर जा रहा है। तो हम ये अभी इनकमिंग ट्रैफिक के लिए, इनकमिंग ट्रैफिक में हमें क्या अलाउ करना है, 1433 हमने अलाउ किया। अब देखो यहाँ पे टारगेट बेस, टारगेट पे क्या रहा है, स्पेसिफाइड टारगेट टैग। अगर हम टैग करेंगे तो ये टैग बेस्ड फायरवॉल रूल हो जाएगा। और यहाँ पे हम सेट करेंगे टैग। ठीक। टैग क्या सेट करेंगे, हमने मान लो FWSQL, ये हमने टैग ले लिया। ठीक। अब इस टैग को हम जिस भी सर्वर पे, जिस भी चीज पे अप्लाई करना चाहते हैं, वहां हम अप्लाई कर देंगे। दूसरा हमारे पास क्या रूल है, स्पेसिफाइड सर्विस अकाउंट। कोई हमें सर्विस अकाउंट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो हम इस प्रोजेक्ट में सर्विस अकाउंट है इन दिस प्रोजेक्ट और इन अनदर प्रोजेक्ट। किसी दूसरे प्रोजेक्ट में है तो यहाँ प्रोजेक्ट नेम दे देंगे।
ठीक है। सर्विस अकाउंट वाला मोस्टली यूज नहीं करते, बट फिर भी यही है कि हाँ, अगर सर्विस अकाउंट है तो जब हम सर्विस अकाउंट का बताएंगे तब इसको कवर करेंगे। ठीक है, कि सर्विस अकाउंट होता क्या है। दूसरा होता है ऑल इंस्टेंस इन द नेटवर्क। मींस हमने कौन सा नेटवर्क लिया है पहले, ये वाला बीपीसी लिया है। प्रॉड वन। हाँ, इस बीपीसी के अंदर, डॉट वन बीपीसी के अंदर जितने भी इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस मींस वो कुछ भी हो सकता है, वो मेरा वीएम मशीन भी हो सकती है, वो मेरा कुबरनेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी इंस्टेंस बनेगा इस पर्टिकुलर बीपीसी के अंदर, उस पे ये ऑटोमेटिक ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक, मींस हमें कुछ नहीं करना, हमें फायरवॉल रूल बना देना, वो फायरवॉल रूल सभी पे अप्लाई होगा। ठीक। एक स्मॉल क्वेश्चन है सर, हाँ। जैसे इनकमिंग ट्रैफिक के लिए हम ये रूल लगा रहे हैं, हाँ, इनकमिंग ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ यहाँ? क्या इनकमिंग ये ट्रैफिक की मतलब कि तुम इंटरनेट से कोई, मतलब हमने इस पे वीएम बनाया है, उस वीएम को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके? इस पे हमने कोई सर्वर बनाया है, तो उसको तुम इंटरनेट के थ्रू आ रहे हो। अभी हम जैसे अभी इसको यूज कर रहे हैं तो हम गूगल कंसोल पे जाके इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर मान लो तुमने इस पे, हमने कोई वीएम बनाया, तो उस वीएम का तुम आरडीपी अगर यहाँ से करते हो, लाइक MSDSC। ठीक। अब यहाँ पे तुम उस वीएम का अब आईपी एड्रेस डालोगे जो वीएम तुम्हारे गूगल कंसोल पे है, तो ये ट्रैफिक इनग्रेस होगा क्योंकि तुम इंटरनेट से जा रहे हो उस पे। यहाँ पे अगर हम उसको रख के ठीक, आरडीपी करेंगे, इट मींस यू आर गोइंग फ्रॉम द इंटरनेट। ऐसा ठीक है नहीं है सर। कि ये गूगल कंसोल पे तुम हो तो इसको यहाँ से गूगल का कंसोल पे कोई मशीन बनाई तुम्हें, वर्चुअल मशीन, और उसको इजीली अपने लैपटॉप से एक्सेस कर लोगे। इस कंसोल और तुम्हारे इस लैपटॉप के बीच में लेयर्स होंगी, सिक्योरिटी लेयर्स, जो तुमको अलाउ नहीं करेंगी टू कनेक्ट विद द रिसोर्सेज। तो तो इट कोई भी, मीन्स, हाँ, कोई भी चीज अगर तुम अपने लैपटॉप से, ये, इस पे पहली चीज तो ये समझो कि इस पे तुम्हें एक्सेस होगा क्योंकि तुम एडमिन हो। लेकिन जो बंदा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है गूगल पे, वो कैसे एक्सेस करेगा? वो तो गूगल के पोर्टल पे नहीं जाएगा ना। नहीं। उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। अब मान लो तुमने इस पे 10 सर्वर बना दिए, क्लाइंट कैसे एक्सेस करेगा? हम क्या करते हैं कि वीपीएन कनेक्ट करते हैं या इंटर कनेक्ट, और उसके थ्रू हम जंप सर्वर पे जाते हैं, और फिर जंप सर्वर से सेम वही प्रोसेस है जो VMware पे होता था। जंप सर्वर पे जाएंगे और जंप सर्वर से हम उसको एक्सेस करेंगे, राइट। तो जो राइट। जंप सर्वर है वो हमारा कहाँ पे है? वो जीसीपी इन्वायरमेंट पे। और हम कहाँ पे हैं? हम ओपन वर्ल्ड में हैं, इंटरनेट पे। तो यहाँ पे जब हम उसका आरडीपी लेंगे सर्वर का, तो इट मींस द ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है। इग्रेस ट्रैफिक क्या हो गया कि अब हम जंप सर्वर पे, इसका एक सिंपल सा ये समझ लो, जंप सर्वर पे पहुंच गए, तो जंप सर्वर का क्या मतलब है? तुम जीसीपी पे हो, अब वहां से किसी सर्वर को एक्सेस करोगे, वो इग्रेस ट्रैफिक में आ जाएगा। या तुम उस सर्वर से स्टोरेज को एक्सेस करोगे, इग्रेस ट्रैफिक में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन वो जंप सर्वर से, अगर फिर से किसी सर्वर को तुम बाहर से एक्सेस करना चाह रहे हो तो दैट इज इनग्रेस। क्लियर है? क्लियर है सर। ये एक छोटा सा एग्जांपल ही दिए हैं अभी। अभी जब वीएम बनाएंगे तो ये चीज दिख जाएगी तुमको कैसे करना है। ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें हो गई। अब हम इसको टैग बेस्ड, पहले टैग बेस्ड फायरवॉल रूल क्रिएट करते हैं। ठीक। स्पेसिफाई टारगेट टैग, और हमें कौन सा पोर्ट ओपन करना है, आईपी रेंज देनी है, सोर्स आईपी रेंज। अगर हम 0.0.0.0 देते हैं तो वो सभी के लिए ओपन हो जाता है। ठीक है। या फिर हमें कोई स्पेसिफिक आईपी रेंज देनी है, लाइक इसकी आईपी रेंज हमको देनी है, या इसकी आईपी रेंज देनी है, या इसकी आईपी रेंज देनी है, तो वो हम दे सकते हैं। ठीक है। तो हम ये पूरे आईपी रेंज के लिए ओपन कर देते हैं, 10.10.00.26। ठीक है। 10.10.00/26। ठीक। ले लिया इसने। इसमें कोई भी CIDR रेंज दोगे, अगर हम यहाँ पे सभी के लिए अलाउ करना था तो हम यहाँ पे दे सकते थे 0.0.0.0/0 जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। सेकेंड सोर्स फिल्टर हमें कुछ नहीं देना, हमें अलाउ ऑल कर सकते हैं। अलाउ ऑल करेंगे तो सारे प्रोटोकॉल के लिए, सब कुछ के लिए अलाउ हो जाएगा।
और अगर स्पेसिफिक देना है तो टीसीपी पे आके हमें 1433 दे देना है। ठीक है, अगर हमें कोई दूसरा पोर्ट भी देना है हम वो भी दे सकते हैं, कॉमा लगा के 80, कॉमा लगा के 443। ठीक है, यूडीपी का पोर्ट देना है वो भी दे सकते हैं। अदर प्रोटोकॉल जैसे एसएमटीपी पिंग के लिए होता है, एसएमटीपी अगर पिंग अलाउ करना है मुझे तो। ठीक, ये हमने एक रूल बना दिया। एसएमटीपी नहीं होता है, कुछ और नाम होगा यार। ठीक है, हमने सपोज एक यहाँ पे रूल बना दिया। अब इस रूल को अप्लाई करने के लिए दोनों रूल समझ में आ गए, स्पेसिफिक नेटवर्क पे जो अप्लाई होगा और जो फायरवॉल टैग बनाना है हमको। तो ये हमने टैग बेस किया है जिसका टैग जो है FW इक्वल है। ठीक, अब इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। अगर मान लो हमने जो नेटवर्क वाला रूल बनाया होता तो वो तो ऑटोमेटिक हम कोई भी इंस्टेंस बनाते, कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते, उस पे वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। लेकिन अब टैग बेस्ड है तो ये किसी पे अप्लाई नहीं होगा, इसको हमें अप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम जाएंगे वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, अब हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो क्या आपने डायरेक्ट सर्च किया और आपको वर्चुअल मशीन का ऑप्शन मिल गया? नहीं, ये हमने डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और अदरवाइज हमारे पास ये हैमबर्गर मेन्यू होता है, यहाँ से हम आ सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस है ना, इसमें कंप्यूट इंजन पे जाएंगे, बस इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शंस हमारे डिस्क वगैरह सब वर्चुअल मशीन के हैं। इधर हम यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हमको न्यू वर्चुअल इंस्टेंस पे जाना है। मान लो हमने इंस्टेंस 1 बनाया, किस रीजन के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, तो हमारा रीजन क्या है, एशिया साउथ 1, क्योंकि हम बीपीसी इसी में हमने फायरवॉल रूल तो इसमें बनाया ना प्लॉट 1 पे, तो ये भी जी एशिया साउथ 1 जाएगा। तो हम मशीन किस में बनेगी, मशीन बनेगी हमारी एशिया साउथ 1 में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, साउथ 1 मुंबई के लिए। अब इसके आगे हम, कौन आया था, सर, मेरा नेटवर्क इंटरप्ट हो गया था। ओके ओके, ठीक, एशिया साउथ 1 ये जोन्स हैं। मुंबई के अंदर 3 जोन है ABC, हम कोई भी ले सकते हैं रैंडमली। अब देखो यहाँ पे ये मशीन की कॉस्ट आ रही है कि अगर हम कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ये कैश कॉस्ट कैलकुलेटर है, और इसमें जैसे जैसे हम, ये मशीन का साइज है, मशीन साइज के लिए जनरल सर, पर्पस होता है, इज कंप्यूटर ऑप्टिमाइज इज होता है। डिपेंड ऑन, हाँ सॉरी फॉर हाँ हाँ इंटरप्ट, इज डिपेंड ऑन द सीरीज। हाँ, डिपेंड अपॉन द सीरीज, कि किस सीरीज में कितनी सीपीयू कितने रैम यूज कर रहे हो। अभी मैंने देखो लाइक पहले, एज्योर हाँ, में बर्जनिंग का ऑप्शन था सर। हम्म, एज्योर में तो बर्जनिंग का था, किस हिसाब से हम बर्जनिंग के हिसाब से ले रहे हैं, हाँ, तो उसी के वो भी हिसाब से वो हमारा भी हाँ, रिसोर्स। वो भी उसमें भी है। तो वहाँ पे भी वर्जनिंग है, और वर्जनिंग के साथ साथ तुम्हारा वहाँ पे ये भी चीज है कि कितने रैम है, कितनी सीपीयू है, उसके उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट उसका चेंज होती रिसोर्स है। ले हाँ रहा था, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे भी जो कॉस्ट चेंज होती है वो सीपीयू रेंज इस पे जाती है, बट यहाँ पे सीरीज होता है। अब देखो E2, N2, N2D और T2D, ये 4 सीरीज है। सर, ठीक है, किस बेस पे हम इनको डिसाइड करते हैं कि हमें E2 लेना चाहिए, N2 लेना चाहिए, या फिर ये हम N2D लेना चाहिए? देखो, ये चीजें डिफाइन होती हैं कि पहली चीज थी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी चीज है कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने, जो एप्लीकेशन टीम होगी वो भी बताएगी कि हमको इतना जीबी रैम और इतने सीपीयू चाहिए। एप्लीकेशन की प्री रिक्विजिट्स होती हैं कुछ, मान लो सीक्वल सर्वर है तो सीक्वल सर्वर दो राइट जीबी सर। रैम पे नहीं चलेगा, और वो भी अगर विंडोज मशीन के साथ चलाना है तो 2 जीबी पे बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक, तो वो सीक्वल टीम को तुमको खुद बताएगी कि इतने की कैपेसिटी हमको चाहिए। अगर हम माइग्रेट कर रहे हैं ऑन प्रेम से
इधर की तरफ। और माइग्रेट में एक तो होता है कि हम एज इट इज लिफ्ट एंड शिफ्ट कर देते हैं, कि हमने वहां से राइट सर। मशीन उठाई यहाँ रख दी। अब लिफ्ट एंड शिफ्ट में क्या दिक्कतें आती हैं कि वो मशीन ऑन प्रेम में कितने दिनों से रिबूट नहीं हुई है, वो हमें चेक करना होता है। उसकी पैचिंग कितने दिनों से नहीं हुई है, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। जब वो मशीन वहां पे अप टू डेट होती है तभी उसको हम लिफ्ट एंड शिफ्ट करते हैं। अब लिफ्ट एंड शिफ्ट में तो ये हो गया कि चलो लिफ्ट एंड शिफ्ट कर दिया हमने, लेकिन उस समय रैम सीपीयू तो उतना ही रहेगा जितना वहां पे था, उतना ही यहाँ पे आया। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमको न्यू बिल्ड करना है कोई मशीन जो ऑन प्रेम पे है, सेम मशीन हमको यहाँ पे न्यू बिल्ड करना है क्लाउड पे, और उसके बाद वहां से वो डेटा उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना है, इसे डेटा माइग्रेशन। तो सपोज मान लो मेरा सीक्वल सर्वर है, और सीक्वल सर्वर का डेटा हमको यहाँ लाना है। सीक्वल सर्वर वहां पे चल रहा था 8 GB पे, तो हम क्लाइंट को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जब 8 GB पे चल रहा था, परफॉर्मेंस के लिए हम उसको 10 GB 12 GB कर सकते हैं। वो भी हम एप्लीकेशन टीम को बताएंगे, एप्लीकेशन टीम उसको पास एग्री करेगी, देन विल गो अहेड। और नहीं तो एप्लीकेशन टीम जो भी हमको बोलेगी कि हमें इतना रैम सीपीयू का एक सर्वर चाहिए, वो हम यहाँ पे सीक्वल सर्वर बना देंगे। और फिर सीक्वल को माइग्रेट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, इधर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है किसी को सीक्वल का? मींस जी सर। जो भी मेरा वहां पे डेटा है सीक्वल पे, उस सर्व को हम किसी भी फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में या किसी फॉर्मेट में हमने इंपोर्ट कर इंपोर्ट लेते कर हैं। लिया, और उसको हम यहाँ ले आके क्लाउड स्टोरेज पे डालेंगे, और वहां से उसको पुल कर लेंगे अपने सीक्वल पे जो हमने जीसीपी पे बनाया है। दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरा होता है लेकिन सर हम्म उसमें इशू एक आता है कि जैसे मैं एक बार मैंने करा है इसको, तो हम्म उसमें जो कस्टमाइज कंटेंट होते हैं हम्म तो वी कैन नॉट टेक द फुल बैकअप एट टाइम ऑफ द इंपोर्ट। वो डिपेंड अगर मैं करता है इंपोर्ट कोड। कर रहा हाँ हूँ तो कस्टमाइज मेरे सारे के सारे नहीं आ रहे हाँ, थे। वो डिपेंड करता है कोड पे। ऐसे ही कहीं कहीं पे जो वेरिएबल कैरेक्टर्स है, वीचर जी सर। और ये सब चीजें, तो इसकी भी लिमिट होती है। अगर कोडर ने जो भी डेटाबेस कोडिंग जिसने की है या जिसने डेटाबेस क्रिएट किया है, अगर उसने वहाँ पे वेरकेयर में कुछ कोडिंग ऐसी कर रखी है जो नहीं अप्लाई होती, लाइक जो उसकी लिमिट होती है वो हम कुछ भी कैरेक्टर्स ले सकते हैं वेरकेवर 512 256, लेकिन अगर उसको हम अनलिमिटेड ले लें, ठीक, तो वो चीजें जी वहां पे सर। इंपोर्ट भी नहीं कर पाओगे आप। ओके तो सर। वो डिपेंड करता है कोड पे। तो अगर इस केस में है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो सिक्वल वाले बंदे के साथ कि भाई ये इशू आ रहा है, इंपोर्ट करके दो हमें। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा आपको इंपोर्ट करके देगा, आपको केवल एक्सपोर्ट करना होता है उसको। क्योंकि ये कोडिंग में क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि अभी मैंने भी लेटेस्ट जो किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें डेटा इंपोर्ट नहीं हो रहा था, तो एल्टर कमांड चला के कुछ चेंजेस हमने किए उसमें वेरकेयर फाइल्स में। और जब ओके। कोडिंग में चेंजेस हो गए तो उसके बाद हमने उसको इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया था। तो वो आता है, अगर सीक्वल सर्वर का सीक्वल का बंदा है तो उससे आप हेल्प लेके उससे करवा सकते हो, नहीं तो उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्ट करके दो हमें। ठीक। दूसरा ओके ऑप्शन सर। होता है क्लाउड सीक्वल के थ्रू माइग्रेशन। उसमें सर क्या एक होता है चीज कि जो हाँ, कोई मशीन को मैं लेफ्ट हैंड वो कर रहा हूँ यहाँ पर लिफ्ट एंड शिफ्ट। शिफ्ट जी सर। तो उसका कंप्लीट कंटेंट आएगा और मान कंप्लीट लिया आएगा। मुझे रिसोर्स में आज तो 8 GB कंपनी को नीड है कि हम्म 8 GB पे मेरा चल रहा है। हम्म फीचर्स में मेरे यूजर या कुछ सम रिसोर्सेस इज यूजिंग द हाई रिसोर्सेस एंड हम्म नीड टू बी इंक्रीज द रैम, तो हम्म कैन बी डू हाँ, यही सेम प्रोसेस है यहाँ से। जैसे VMware का करते हैं। हाँ, ये अगर किसी भी मशीन में मान लो, ये सपोज करो ये मशीन तुम्हारी पहले से ही बनी हुई है, तो जी यहाँ पे सर। अगर तुम्हें इंक्रीज करना है तो बस तुम्हें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पे आके मशीन टाइप तुम इंक्रीज कर दो, सेम जैसे ठीक है VMware सर। पे करते हो। बस तुम्हें मशीन ठीक की है सर। मशीन में प्रॉपर्टीज में जाके उसमें एडिट पे जाना है, और यहाँ से अभी मान लो मैं इसको, चलो E2 माइक्रो पे ही लेते हैं, ठीक है, 1 GB, इसको 2 GB पे बाद में करेंगे। जी। ठीक। जी सर। अब ये हमने मशीन ले ली, देखो कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, जीपीयू, ये चार CPU। ऑप्शन है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में डिटेल में एक सेशन हो जाएगा, तो बता देंगे। ये ठीक है सर। बस इतना अभी है कि
तुम्हारे अगर इंटेल के प्रोसेसर हैं तो उसके लिए एक सीरीज है, AMD के प्रोसेसर हैं तो उसके लिए एक सीरीज है, ठीक है। E2 ओके सर। N2 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 तुम्हारा है ये इंटेल। इंटेल के लिए, ठीक है। N2D AMD के लिए है, T2D ये भी AMD के लिए है, और और फर्स्ट वन सर? फर्स्ट वन इंटेल के लिए है, और N1 भी इंटेल के लिए है, इंटेल के ठीक लिए है। है। तो सीरीज के अकॉर्डिंग पहली चीज तो सीरीज, दूसरी बात है कि कैपेसिटी। अब मान लो हम N2 पे जाते हैं तो N2 पे भी हमारा स्टैंडर्ड अलग अलग है। अगर N2 स्टैंडर्ड 2 है, इट मींस 8 GB रैम 2 GB। N2 मींस अगर 2 बी सीपीयू है तो 2 की पावर n हो जाएगा, मींस 4 8 GB, चार गुने से डिफरेंस से आती है। 2 बी सीपीयू 8 GB रैम, 4 बी सीपीयू 4 इंटू 4 16 GB रैम, N2 8 पे 8 4 जा 32 GB, मींस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर N2 सीरीज है, ठीक है। ओके सर। अगर E2 सीरीज है तो हाफ होता है, 2 2 2 जा 4, ठीक। फिर जितना भी होगा E2 की वैल्यू वो डबल होती जाएगी, ओके सर। ठीक। स्टैंडर्ड 4 मींस 4 4 जा 16, स्टैंडर्ड 2 2 2 जा 4 प्लस 8, ऐसे करके ये इसमें सीरीज चलती है। तो E2 तो जनरल जो सबसे चीप होता है वो E2 माइक्रो होता है, जिसमें ये है। फिर ये उसके बाद आता है E2 स्मॉल, फिर E2 मीडियम, ठीक। इनकी कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि जाहिर सी बात है VCPU और रैम भी हमारी कम हो रही है, जी सर। ठीक। इसी तरह से अगर N2D में जाएंगे तो N2D में भी जो ये पावर होती है ये ऐसे इंक्रीज होती है। 2 VCPU पे 8, 4 पे 16, 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है देखो सारा। तो N2D N2 और T2D ये सब ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर तुम मेमोरी ऑप्टिमाइज पे जाओगे तो मेमोरी तुमको ज़्यादा मिलेगी, कंप्यूट ऑप्टिमाइज पे जाओगे तो तुमको CPU ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। वो एज पर द रिक्वायरमेंट है कि ओके किसके सर। लिए कितना चाहिए हमको। तो ये हमने यहाँ पे सर्वर ले लिया। फिर अगर यहाँ से हमें कंटेनर डिफाइन करना है, कंटेनर मीन्स कि हम अपने लिए कोई कुबरनेट कंटेनर बना रहे हैं। दूध वाला आया है, ले लीजिए। तो कंटेनर के लिए, कंटेनर पे भी हमें नहीं जाना है, जब हम कुबरनेट्स पढ़ेंगे तो कंटेनर डिप्लॉय करेंगे। अब इसमें अगर तुमको OS चेंज करना है तो ये भी हम बता चुके हैं कि चेंज पे जाके हम OS चूज कर सकते हैं, कौन सा OS लेना है। ये सारे OS यहाँ पे दिए हैं। अब देखो ये पब्लिक इमेज है, ठीक है। पब्लिक इमेज मतलब जो गूगल ने तुमको दे रखी है डिफॉल्ट, तुम यहाँ से यूज कर सकते हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती नहीं हमें पब्लिक इमेज नहीं चाहिए, हमें अपनी कस्टम इमेज चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उस कस्टम इमेज को उठा के गूगल स्टोरेज पे डाल देंगे, वो कस्टम इमेज में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्नैपशॉट, सपोज यही मशीन तुम बना रहे हो तो दो चीजें होती हैं VMware पे, अगर देखा होगा तो बैकअप और स्नैपशॉट। हम क्या करेंगे, स्नैपशॉट लेके रख लेंगे, उस स्नैपशॉट से हम मशीन बना सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये ले लिए हमने, यहाँ पे हम स्नैपशॉट स्टोर करेंगे तो वो स्नैपशॉट हमको यहाँ पे दिखाई देगा, शो करेगा, ठीक। उस पर्टिकुलर स्नैपशॉट से हम मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डिस्क, अगर कोई मेरे पास एग्जिस्टिंग डिस्क पड़ी है तो उससे हम यूज कर सकते हैं। कस्टम इमेज मोस्टली इसलिए यूज होता है कि हार्डन इमेज चाहिए होती है किसी क्लाइंट को, कि उसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस उन्होंने डाल रखी हैं, मशीन बिल्ड हुई, मशीन जैसे ही बूटअप होगी उसके अंदर जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस हैं, लाइक एंटीवायरस है, बैकअप का सॉफ्टवेयर है, ये सब उसमें प्री इंस्टॉल मिलेगा, बस कॉन्फ़िगर करना होगा टू सेव द टाइम। दूसरी बात है कि इनक्रिप्टेड होती है वो डिस्क, तो डिस्क को अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए डिस्क को पहले ही इनक्रिप्टेड कर देते हैं, तो इसलिए कस्टम इमेज यूज होती है, ठीक है।
तो अभी हम पब्लिक इमेज में ही जा रहे हैं, जो डेबियन है हमारे पास, डेबियन को ही लेते हैं। यहाँ पे हम विंडोज भी ले सकते हैं, लिनक्स भी ले सकते हैं, ठीक, अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक, इसके बाद डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट, हर एक चीज को रन करने के लिए एक सर्विस अकाउंट चाहिए होता है। यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंप्यूट सर्विस अकाउंट है, जो ये डिफॉल्ट अपने आप ले रहा है। ठीक, मशीन बनाओगे तो एक सर्विस अकाउंट ऑटोमेटिक ये लेगा उसको। सर्विस अकाउंट, यूजर अकाउंट, दो चीजें होती हैं। ठीक, यूजर अकाउंट होता है जो आपका अकाउंट है जिससे आपने लॉग इन कर सकता है, और सर्विस अकाउंट वो होता है जिसके थ्रू कोई भी रिसोर्स क्रिएट होता है। बेसिकली एडमिन अकाउंट को हाँ, सर्विस अकाउंट उसको कहते हैं। सर्विस अकाउंट को ये मान लो कि किसी भी एप्लीकेशन के बैकएंड पे जो भी प्रोसेस होता है उसको रन कराने के लिए हमें एक सर्विस अकाउंट चाहिए था। ये अभी मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, जब आईएएम पे आएंगे तो पूरी डिटेल में इसको कवर करेंगे, ताकि अभी अभी बताना शुरू करेंगे तो उस टॉपिक में घुसेंगे, कंफ्यूजन होगा अननेसेसरी। फिलहाल एक पॉइंट याद रखना कि हाँ, एक सर्विस अकाउंट होता है जब हम मशीन क्रिएट करते हैं, जब हम कुबरनेट्स क्रिएट करते हैं, तो हर एक क्रिएशन के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो एपीआई सर्विस शुड बी इनेबल, नहीं होगी हम उसे इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, इनेबल कर देंगे। और दूसरी कि मेरा एक सर्विस अकाउंट होना चाहिए उसको रन करने के लिए। फिर आता है, अब देखो ये फायरवॉल, फिर यहाँ पे भी फायरवॉल आ गया ना। ये अभी हमने फायरवॉल रूल बनाया था और यहाँ पे भी फायरवॉल आ गया। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे लिए दो फायरवॉल रूल अलग से क्रिएट कर देगा इसी के अंदर। ठीक, तो या तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो फायरवॉल रूल हमने बनाया उसको हम अप्लाई करें। तो उसको अप्लाई करने का ऑप्शन तो अभी तक दिखा नहीं। ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, नेटवर्क, डिस्क, सिक्योरिटी, सोल टेनेंट। हम नेटवर्किंग पे गए, नेटवर्किंग पे जाके ये हमने किया, ये टैग आ गया। टैग हमने क्या बनाया था, टैग का नाम क्या दिया था, FWSQL। ये हमारा टैग अप्लाई हो गया। ठीक, नेटवर्क, बाकी हमें कुछ नहीं देना होता है, हमें केवल ये सेलेक्ट करना होता है कि हमारा नेटवर्क कौन सा है। अब ये टेस्ट पे जा रहा है, लेकिन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्रॉड के लिए। हमने प्रॉड वन। प्रॉड वन ले लिया, और जैसे ही प्रॉड वन लेंगे तो प्रॉड वन का जो भी सबनेट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। प्रॉड वन में मेरे पास दो सबनेट है, हम 1 पे जाना चाहते हैं, 2 पे जाना चाहते हैं, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि ये है, देखो, प्राइमरी इंटरनेट आईपी, इंटरनल आईपी है ये, और ये एक्सटर्नल आईपी है। पहली चीज तो इंटरनल आईपी क्या होती है, इंटरनल आईपी होती है जो मशीन की रियल आईपी होती है। एक्सटर्नल आईपी होती है जिससे हम इंटरनेट के थ्रू मशीन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें एमएसटीएससी करना है इस मशीन को तो हम एक्सटर्नल आईपी यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम एक्सटर्नल आईपी डालेंगे। ठीक है, तो हम दोनों जगह पे हमने इफेमरल दे दिया, यहाँ पे भी इफेमरल है। अब पहली चीज कि ये इफेमरल होता क्या है। इफेमरल मीन्स कि जितनी बार भी तुम्हारी मशीन रीस्टार्ट होगी उतनी बार ये दोनों आईपी चेंज होगी। तो हमें कहीं अगर रियल टाइम सिनेरियो पे हम काम कर रहे हैं तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी आईपी चेंज हो, क्योंकि अगर आईपी नेक्स्ट टाइम रिबूट पे चेंज हो गई तो मेरी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो वर्क करेगी या नहीं करेगी, वो क्वेश्चन मार्क आएगा उस पर, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है मेक इट स्टैटिक, रिजर्व स्टैटिक इंटरनल आईपी। हम यहाँ पे, सो हाँ, सर सॉरी फॉर इंटरप्ट। हम्म, ये जो इंटरनल आईपी है ये हमारा मशीन का आईपी है, मशीन का और आईपी है। जो नीचे बताया वो गेटवे होता है, नहीं नहीं, नीचे वाला जो एक्सटर्नल आईपी होता है, हम एक्सटर्नल आईपी। जी मींस सर। अगर हम इंटरनली एक्सेस कर रहे हैं, मींस जीसीपी पे ही हैं, किसी जंप सर्वर पे हैं, और जंप सर्वर से मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम इंटरनल आईपी डाल के एमएसटीएससी कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट किसी जी सर। जंप सर्वर के, तो हम एक्सटर्नल आईपी ही यूज करेंगे। अगर हमें इंटरनेट से मशीन को एक्सेस करना है डायरेक्टली तो हम एक्सटर्नल आईपी यूज करेंगे। लेकिन अगर सर हमें ये उस, हो गया ना, पहली चीज यहाँ पे मेरी ये ये बताओ कि हाँ हाँ। जंप सर्वर सभी को पता है,
जंप सर्वर क्या होता Yes, sir. है? जी सर। Basically, जंप, a हाँ, kind of bridge, sir. मीन्स अगर तुम जंप सर्वर पे तुम लॉग इन करते हो, इट मीन्स यू एंटर्ड इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, उस नेटवर्क के राइट अंदर सर। जा चुके हो। अब उस जंप सर्वर से जो भी काम करोगे उस नेटवर्क के अंदर एक तरह से, इंटरनली हाँ, एक्सेस करेंगे। इंटरनली एक्सेस कर रहा हो। ठीक है, तो अगर राइट जंप राइट। सर्वर से करोगे तो इंटरनल आईपी के थ्रू तुम कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर जंप सर्वर करने क्या है, हम कहें यार हम यहीं से एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे पास कोई जंप सर्वर नहीं है, तो हमें वहां पे एक्सटर्नल पब्लिक आईपी आईपी के चाहिए। हाँ, पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी ही होता है, एक्सटर्नल आईपी। ओके सर, थैंक यू ठीक, सर। इसको सिंपली तुम पब्लिक आईपी बोल सकते हो। ठीक है, तो ठीक है सर। दोनों ही इफेमरल मींस कि जितनी बार रिस्टार्ट होगा उतनी बार आईपी चेंज होगी। तो अगर हम फिक्स करते हैं आईपी, तो हम देख लेते हैं क्या होता है ऑप्शंस। यहाँ पे हमने इसको इंटरनल आईपी सेलेक्ट किया रिजर्व करने के लिए। ठीक, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? चलो ये बाद में भी दिखा देंगे। यहाँ पे हमको केवल नाम देना होता है कि किस लिए करना है। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये होता है कि हम सर्वर नेम देते हैं, उसके आगे पब्लिक आईपी दे देते हैं। तो इससे अगर मेरे पास नंबर ऑफ मल्टीपल सर्वर्स है, तो हर एक सर्वर के नेम के साथ पब्लिक आईपी लगी होगी, ये स्टैटिक आईपी लगी होगी। तो जो वो स्टैटिक आईपी लगी होगी वो ये डिफाइन कर देगी ये पर्टिकुलर किस सर्वर के लिए स्टैटिक आईपी हमने रिजर्व की है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं टैग, सर। टैग लगाने में कोई दिक्कत? बस ये नेटवर्किंग पे जाना है, नेटवर्क टैग में जो भी टैग बेस्ड हमने फायरवॉल रूल बनाया वो यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक, और इसके बाद डिस्क वगैरह जो भी है मैनेजमेंट, सोल टेनेंसी। ठीक, सोल टेनेंसी पे आते हैं, सोल टेनेंसी पे कुछ नहीं है। फिर मैनेजमेंट पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे शायद ये डिलीशन प्रोटेक्शन। डिलीशन प्रोटेक्शन क्या होता है कि अगर मैंने इसको इनेबल कर दिया तो कोई भी इस मशीन को डिलीट नहीं कर पाएगा जब तक कि इसको अनचेक ना करे। मीन्स कभी कभी होता है ना कि बाई मिस्टेक हमसे मशीन डिलीट हो गई, तो अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे तो जब भी किसी से अगर बाई मिस्टेक भी मशीन तुमसे डिलीट का ऑप्शन क्लिक हो जाता है और डिलीट होती, तो वो डिलीट ही नहीं होने देगा मशीन को। ठीक, तो एक तो ये हो गया डिलीशन प्रोटेक्शन, मैक्सिमम अलाउ करके रखते हैं क्रिटिकल सर्वर्स के लिए हम। ठीक है, क्लियर है इतना? जी सर। फिर प्रेम्पटेबल वीएम करके आएगा ये पॉलिसीज, वीएम प्रोविजनिंग मॉडल, स्टैंडर्ड और स्पॉट, ये स्टैंडर्ड ही लेके चलते हैं। सर ऑटोमेटिक स्पोर्ट क्या रीस्टार्ट, होता है? स्पोर्ट क्या होता है सर? स्पोर्ट आइडियल फॉर फॉल्ट टॉलरेंस और इसके लिए होता है, अच्छा, बट फॉल्ट टॉलरेंस। और ये वाला जो है ये मोस्ट जो जिसमें फॉल्ट टॉलरेंस नहीं रखनी है उसमें स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। ठीक है सर। ठीक, यहाँ पे है अबे। ये इस बैकएंड पे स्क्रिप्ट लगी होती है जिसके थ्रू होता है। होस्ट मेंटेनेंस के लिए रिकमेंडेड है माइग्रेशन वीएम इंस्टेंस, अगर माइग्रेट करना है इसको। ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होना है, माई लाइक अगर कोई इशू आता है इसमें तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है टू रिकवर दैट। ठीक है, सर ये फिर एक इशू नहीं बन जाएगा? मान लिया हाँ, कोई मेरा दूसरा वाला कोई इशू है फॉल्ट टॉलरेंस में, देखो तो ये मैक्सिमम हम ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया तो हाँ विंडोज, कंकरेंटली हो जाए? मैक्सिमम जो विंडोज सर्वर्स होते हैं उसके लिए हम जी इसको सर। ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि विंडोज सर्वर में रीस्टार्ट जब तक नहीं करते हैं जब तक कि हमें ये ना पता हो कि इशू क्या आ रहा है या इशू क्या एरर है? मैसेज क्या आ रहा है। तो राइट सर। इसको हम मैक्सिमम विंडोज के लिए ऑफ रखते हैं। और लिनक्स में इतना ज़्यादा आता नहीं है, लिनक्स में अगर आता भी है तो वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करके या उसके एरर मैसेज हम इसमें लॉग्स इनेबल करते हैं। तो वो लॉग हमको ये जनरेट करता है कि क्या एरर आई थी और किस टाइम पे क्या एक्शन हुआ। तो वो हम लॉग्स जब लॉग्स इनेबल करते हैं तो उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। अभी ओके सर। एक चीज और मैं कुछ दिखाना चाह रहा था, ऑटोमेटिक पॉलिसी। ये ऑटोमेशन अगर हम
यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए है, डोंट यूज़ कर दिया तो कोई भी ऑटोमेशन या रिजर्वेशन पॉलिसी का यूज़ नहीं होगा। ठीक। मेटा डेटा ऑन होस्ट, सौरभ ने ज्वाइन किया। हाँ सर, यस किया है। जिनको सबसे ज़्यादा जल्दी थी ना ख़त्म करने की सिलेबस, वही टाइम पे नहीं आते हैं। ठीक। अब हमने मशीन क्रिएट कर दी। जब तक मशीन क्रिएट होती है थोड़ा सा कोर्स में, अब मेरी मशीन ये क्रिएट हो गई, हम इंस्टेंस पे गए। ठीक। अब इस मशीन से हमें कनेक्ट होना है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी पब्लिक आईपी या एक्सटर्नल आईपी को अलाउ नहीं करती। ठीक। तो अगर हमें इसको इस मशीन से कनेक्ट होना है तो हम पुट्टी कर सकते हैं। पुट्टी पे हम जाके 22 पोर्ट नंबर देंगे और इसका इंटरनल आईपी देंगे। ठीक है, तो हम पुट्टी से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब कंपनी हमको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है तो हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो जाए। तो वो भी हम तुम्हें अभी इसके बाद बताते हैं। लेकिन ये जो अपग्रेड करने के लिए पूछ रहे थे, हमने एडिट पे गए और एडिट पे करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, सेम एज लाइक एज VMware। ठीक है, ये ठीक है। मशीन अपग्रेड करने के लिए HTTPS फायरवॉल रूल चेंज करने के लिए। ठीक। फिर इसमें फायरवॉल रूल यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, टैग वगैरह करना है कुछ तो। ये SSH कीज है, जो बिना SSH कीज के कोई भी लिनक्स सर्वर नहीं होता है, वो अगर कनेक्ट करना है तो SSH की चाहिए होगी हमको। ठीक है, ये एडिट के ऑप्शन है। तो रैम का कहाँ एडिट का रैम ऑप्शन का आ रहा है? ऑप्शन यहाँ पे आता है, अपग्रेड का ऑप्शन आएगा इसमें भी, मशीन इमेज। ये भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक। तो ये तो एडिट का ऑप्शन हो गया। यहाँ से एक और ऑप्शन होता है जब मशीन हम क्रिएट करते हैं। अब मशीन हमें मान लो नंबर ऑफ मशीन्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम ऐसे 1 बाई 1 तो नहीं करेंगे। अगर मान लो हमें बल्क में मशीनें बनानी, जैसे कि हम VMware पे भी करते हैं कि टेम्पलेट से उठा के हमने मशीनें क्रिएट कर दी जितनी हमें चाहिए, या सिट्रिक्स में हम ये करते हैं कि हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है स्नैपशॉट उसके थ्रू, तो मशीन कैटलॉग से उठाया हमने 5 मशीनें बना दी। यहाँ पे हम इंस्टेंस ग्रुप लेते हैं। इंस्टेंस ग्रुप एक फीचर होता है इसका, क्रिएट करेंगे इंस्टेंस ग्रुप। एक मिनट रुकना जरा, मैं अब इसकी जो इंस्टेंस 2 है इसका इंटरनल आईपी और एक्सटर्नल आईपी। एक्सटर्नल आईपी क्या है? अरे यार फिर से हमने वही मिस्टेक कर दी ना, देखो बताया नहीं तुम लोगों ने भी यार। हमने फिर से विंडोज ना लेके लिनक्स ले लिया हमने यार। मशीन बन गई, यहाँ से डायरेक्टली RDP कर ले। ठीक, या फिर हम इसकी IP एड्रेस को कॉपी करें और यहाँ पे हम डालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब इसके लिए मुझे ये नहीं पता कि इसका यूज़र ID पासवर्ड क्या है, नहीं पता ना, कनेक्ट कैसे करेंगे? तो हमको वेरी फर्स्ट टाइम जब मशीन क्रिएट करते हैं तो ये यहाँ आ गया, सेट विंडो पासवर्ड। विंडोज पासवर्ड में जाके ये मेरी IP यूज़र नेम आ गया। इसको जैसे ही सेट करेंगे
ये हमको सर कैन बी चेंज द यूजर नेम? हाँ यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके सर। ठीक, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड जनरेट हो गया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, यूजर आईडी अमित अंडरस्कोर अड्डा। ठीक, अब अगर हमें कुछ चेंज करना है यहाँ से, मान लो एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो फायरवॉल रूल्स है, अगर मान लो मैंने फायरवॉल टैग बेस डाल दिया तो डाल दिया कि एडिट किया है कि अगर मैं ये दोनों फायरवॉल रूल्स भी अलाउ करता हूँ तो इन दोनों के एवज में मुझे यहाँ पे एक फायरवॉल रूल्स में दो फायरवॉल रूल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे, एक एचटीटीपी के लिए और एक एचटीटीपीएस के लिए। लाइक ये और ये देखो यहाँ क्रिएट हो गया टैग बेस्ड। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो टैग चला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टैग बेस्ड दो फायरवॉल रूल और क्रिएट कर देगा। कहाँ पे आके आएगा ये मेरे फायरवॉल्स के अंदर आएगा। ठीक, इसको क्रिएट होने दो, ये सेव होते ही हम अब कहीं पे भी अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट कभी ये नहीं चाहता है कि उसके यहाँ पब्लिक आईपी यूज हो किसी भी मशीन पे, क्योंकि पब्लिक आईपी जहाँ पे भी यूज होती है इन्वायरमेंट अनसिक्योर होने लगता है। ठीक है, तो अब अगर क्लाइंट पब्लिक आईपी यूज नहीं करेगा तो कनेक्ट कैसे करेगा, और वीपीएन है नहीं, या हमें दो ऑप्शन होगा, या तो हम वीपीएन कनेक्ट करें, और वीपीएन कनेक्ट करेंगे तो वीपीएन की भी कॉस्ट होती है। ठीक, तो अगर वीपीएन कनेक्ट कर लिए तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम पब्लिक आईपी से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास वीपीएन नहीं है, इन दैट केस हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक चीज आती है आईएपी, ये होता है आईएपी डेस्कटॉप। इसको ओपन करेंगे, और आईएपी डेस्कटॉप हमारा क्या होगा, वो हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट होगा। ये गूगल का टूल है। ये एक टनल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ये सिक्योर टनल क्रिएट होता है, ये भी मैं बता दूंगा। ये देखो क्लाउड शिक्षा पे जा रहा है, तो इस पे हम साइन आउट, ओके, यहाँ पे इसने डाउनलोड कर दिया। जब आप कहीं से भी गूगल करोगे तो वो आएगा टू डाउनलोड, और आईएपी आप ये मिलेगा आपको गिटहब पे जाके, गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने इसको अपने प्रोजेक्ट पे डाउनलोड कनेक्ट कर दिया, ये आईएपी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आईएपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आ गया, आईएपी डेस्कटॉप इज रेडी टू यूज। ठीक, अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखूंगा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। ये आ गया, हम प्रोडक्शन के अंदर थे, टेकीजोन प्रोडक्शन 007। ये क्या ले रहा है, मुझे यहाँ पे देखना होगा कि इसकी प्रोजेक्ट आईडी क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन एक ये है, एक ये है। ऑल पे जाऊंगा मैं तो ऑल पे मुझे सारी आईडी मिल गई, लेकिन मैं अभी कनेक्ट किससे हूँ, जहाँ पे ये चेक मार्क आ रहा है, इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट हूँ जो टेकीजोन प्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे टेकीजोन प्रोडक्शन, ये आईडी देख रहे हैं, ये आईडी पे जाके सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया मैंने इसको। ठीक, ये दोनों प्रोजेक्ट हैं ही नहीं तो ये इसलिए मिल नहीं रहे हैं, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, अनलोड। ठीक है, और दूसरे वाले प्रोजेक्ट को भी हम अनलोड कर देते हैं। तो ये तो मेरा हो गया कि मैं जो प्राइवेट आईपी है उससे कैसे कनेक्ट करूंगा। अभी मेरे पास पब्लिक आईपी से पहले हम कनेक्ट करके देखते हैं।
तो पब्लिक आईपी पे हमारे पास आरडीपी है, हमने आरडीपी पे क्लिक किया, डाउनलोड आरडीपी फाइल, थर्ड पार्टी क्लाइंट, ठीक है, ये मेरा आरडीपी डाउनलोड हो गया। ओपन किया हमने इसको, ये ऑटोमेटिक इसकी आईपी ले लेगा, ठीक। 220 वाली आईपी ले ली इसने, 220 वाली आईपी जो इसकी पब्लिक आईपी है। Sir, after reboot or shut down this machine, every time change हाँ, इफेमरल, machine IP address. हाँ, इफेमरल मीन्स यही होता है कि जितनी बार भी मशीन मेरी शट डाउन या रीस्टार्ट होगी उतनी बार उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली मेरे जो प्राइवेट आईपी है उससे कनेक्ट होगा। अब ये आ रहा है कि आई कैन नॉट कनेक्ट दिस मशीन यूजिंग IAP, ठीक, क्योंकि अभी मैंने इसकी टनल नहीं बनाई है। टनल कैसे क्रिएट करना होता है, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे IAP। देखो, एक तो हम ये यहाँ से सर्च कर सकते हैं IAP, और दूसरा हम हैमबर्गर मेन्यू पे जाके IAM एंड एडमिन्स में जाएंगे तो इसमें आएगा आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, ठीक है, ये और ये मेरा इनेबल API, इसका API इनेबल करेंगे। API इनेबल करने के बाद गो टू आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी पे जाएंगे और इसके लिए SSH एंड TCP रिसोर्सेज। SSH किस लिए, जो मेरे लिनक्स बेस्ड रिसोर्स होते हैं, और TCP किस लिए, जो विंडोज बेस्ड होते हैं। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, मेरा इंस्टेंस 3 दिखा रहा है, लेकिन इसके आगे ये वार्निंग आ रही है। वार्निंग पे क्लिक करेंगे, वार्निंग हमको क्या कहती है कि हमको एक इंस्टेंस के लिए सोर्स IP रेंज ये है हमारी, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और इसके लिए हमें एक फायरवॉल रूल बनाना है। तो हम एडिट फायरवॉल रूल करेंगे, और एडिट फायरवॉल रूल करने के बाद हमें ये याद रखना होगा कि हम सेम अकाउंट पे लॉगिन करना है। हमने अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लिया। अब ये डायरेक्टली हमको कहाँ ले जाएगा, फायरवॉल रूल्स पे, जहाँ पे हम एक फायरवॉल रूल क्रिएट करेंगे, किसके लिए, IAP के लिए, और वो IAP क्या करेगी, एक टनल बना देगी, ठीक। ये देखो HTTP और HTTPS वाले ऑटोमेटिक क्रिएट हुए थे रूल्स, ठीक है। अब हम क्रिएट फायरवॉल रूल पे गए, हमने इसको नाम दिया FW-IAP, ठीक है। नेटवर्क टेकी 1, इसको हमने 101 दे दिया रूल, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं होता है। इनग्रेस, जब भी टनल यूज करेंगे तो हमेशा इनग्रेस रूल लेंगे, और यहाँ पे दिया भाई यू माइट नॉट बी अलाउड टू ट्रैफिक IAP VM एट द फायरवॉल रूल टू क्रिएट दिस इशू, ठीक। ये हमें फायरवॉल रूल्स क्रिएट करना है, एक सिंगल रूल बनेगा यहाँ पे, और ये टैग बेस्ड, टैग हमने क्या दिया, हम दे देते हैं IAP फायरवॉल, ठीक है। अब इसके लिए इसने जो IP सोर्स रेंज है, सोर्स रेंज हमने कहाँ से लेना है, ये है सोर्स IP रेंज अलाउड प्रोटोकॉल TCP। तो हम यहाँ पे सोर्स IP रेंज वहाँ से हमने जो कॉपी किया था वो डाल दिया, ठीक है। ये क्या करता है कि एक टनल क्रिएट करता है तुम्हारे लैपटॉप से और GCP के बीच में, जो एक सिक्योर टनल होती है, और उस टनल के थ्रू तुमको अलाउ करता है टू एक्सेस दैट मशीन यूजिंग द एक्सटर्नल IP। इससे क्या होगा कि एक्सटर्नल IP हमें इंटरनल IP भी नहीं देना पड़ेगा, जो पब्लिक IP है वो भी नहीं देना पड़ेगा, और हम मशीन से बिना किसी VPN के कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब या तो हम यहाँ पे अलाउ ऑल कर दें, या फिर हम ये देख लें कि हमें क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी है। तो हमें क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी होंगी इसमें, पोर्ट 22,
SSH के लिए, 3389 TCP के लिए, ठीक है, जो RDP होता है। और कोई प्रोटोकॉल किसी को याद आ रहा है? चलो हम एक और दे देते हैं 443, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब इसको क्रिएट करने के बाद ये फायरवॉल रूल भी हमको उस पर्टिकुलर मशीन पे जाके लगाना पड़ेगा, मींस इस पे, ठीक है। अब इस मशीन को हम एडिट करेंगे, एडिट करके हम यहाँ पे फायरवॉल रूल अप्लाई करेंगे। फायरवॉल रूल पे हमने टैग क्या दिया था? IAPFW, यही है ना, IAPFW, ये हमारा टारगेट है। टारगेट टैग जो होता है वही हम अप्लाई करते हैं। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पे आके ये देना पड़ेगा IAPFW, ये हमारा अप्लाई हो गया। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि अब हम पब्लिक IP हटा के देंगे, ठीक है। इंटरनल IP ये है, एक्सटर्नल IP को हम नन कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारी एक्सटर्नल IP हट जाएगी, और एक्सटर्नल IP अगर हट गई और किसी भी चीज पे, मींस जो पब्लिक IP है, अगर पब्लिक IP हट गई किसी पे भी, ठीक है, तो वो चीज इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं होती है बाय डिफॉल्ट। उस चीज के लिए अगर एज्योर पे जाओगे तो एज्योर हमको देता है बैशन होस्ट, जो हमें क्रिएट करना पड़ता है, और यहाँ पे भी हमको देता है IAP टनल। IAP इज प्रोवाइडिंग यू अ सिक्योर टनल टू कम्युनिकेट विद योर GCP एनवायरनमेंट, ठीक। अब हम अगर इस पे इसको रिफ्रेश करें और यहाँ से हम कनेक्ट करने की ट्राई करें तो हमें इशू नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे भी जाके IAP पे बैक करके या रिफ्रेश करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी चीज़ें पर्टिकुलर अप्लाई हुई हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमने बैक किया, ये अभी वार्निंग ही आ रहा है, इट मीन्स अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है। देखें ये आ गया, अप्लाई हो गया। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमने क्या क्या किया? सबसे पहले IAP के लिए जो हमें फायरवॉल रूल क्रिएट करना था वो हमने क्रिएट किया, उस फायरवॉल रूल के टैग को हमने मशीन पे लगा दिया। अब हमको अलाउ भी करना है। किसको अलाउ करना है? उस यूज़र को जो IAP के थ्रू इसको एक्सेस कर सके। तो हम मशीन पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल्स आएंगे, ऐड प्रिंसिपल्स जो भी हैं ये, और इसमें हमें जिसको भी, मैंने AMIT, ठीक है, ये हो गया मेरा, और इसमें मैं रोल दूंगा IAP सिक्योर टनल यूज़र। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही इसको सेव करेंगे यहाँ पे ये सिक्योर टनल यूज़र आ जाएगा हमारा, और मशीन ये देखो कनेक्ट भी हो गई। तो आप लोग सबसे पहला जो काम करोगे, अगर इसको करना भी है, इसमें SSH के थ्रू भी अगर मशीन है तो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगी। पासवर्ड यही क्रिएट करेगा। यहाँ पे आपको यहाँ से जो पासवर्ड रीसेट करने वाला ऑप्शन था वो नहीं करना होगा, लेकिन अगर आप RDP करोगे तो मशीन पे जाके आपको पासवर्ड रीसेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये IAP में किसी को कोई डाउट है? अभी IAP में क्या करना होता है? सबसे पहले हमें IAP पे जाना होता है, ठीक है। स्टेप्स मैं फिर से दिखा देता हूँ। IAP पे जाना होता है, आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, SSH एंड TCP पे आओगे, ये वार्निंग पे क्लिक करोगे। वार्निंग हमको लेके जाएगा फायरवॉल रूल्स पे, और उसमें हम फायरवॉल रूल्स ओपन करेंगे पर्टिकुलर टनल के लिए, जो टनल IP इस वार्निंग में हमको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। ये हमारा सोर्स IP होगा, और इसके लिए हम ये रूल क्रिएट कर देंगे। सोर्स IP देंगे जो हमको टनल के लिए दे रखी है वहाँ पे, ये रही IP रेंज, ठीक। पोर्ट ओपन करेंगे, जो हमें दो रिक्वायर्ड होती हैं, 22 और 89, 3389, एक RDP के लिए होती है, एक SSH के लिए होती है। और यहाँ पे भी हमको SSH और RDP दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट बता रही।
या तो हमें SSH करना है या TCP करना है, ठीक। फिर जब यहाँ पे फायरवॉल रूल क्रिएट हो जाता है तो जिस भी इंस्टेंस को हमें IAP के थ्रू एक्सेस देना है वहाँ एडिट करके हम फायरवॉल टैग अप्लाई कर देते हैं, ठीक। लाइक ये हमने IAP FW अप्लाई किया। जब ये अप्लाई हो जाता है तो IAP पे जाके इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम यहाँ से ऐड प्रिंसिपल्स में उस यूज़र को IAP सिक्योर टनल का यूज़र का पार्ट बना देते हैं। और उसके बाद जब IAP डेस्कटॉप ओपन करेंगे जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को ऐड कर चुके हैं, वहाँ पे हमें मशीन दिखाई देगी। वो उस मशीन पर डबल क्लिक करेंगे, पासवर्ड जनरेट करेंगे और उसको लॉग इन कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर हो गया इतना? जी सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तो हमारा जावा के जो लिंक्स होते हैं वो इशू करते हैं ना? हाँ, वो इशू हो जाते हैं। और इसको नहीं तो ये क्या करता है कि बार बार वो सिक्योरिटी वार्निंग्स देता रहता है। तो जब भी हम मशीन पे फर्स्ट टाइम विंडोज़ पे लॉगिन करते हैं हमें विंडोज़ फायरवॉल को ऑफ करना होता है। ऑफ करना होता है। ऑफ कर दिया, ये ऑन दिखा रहा है बट ऑफ करना होता है। ये रिफ्रेश किया, ठीक है। और इनहेंस सिक्योरिटी ऑफ करके अब अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ओपन करेंगे ना तो उसमें वो इनहेंस सिक्योरिटी का ऑप्शंस नहीं आएगा, नॉर्मल चलेगा। और इसके बाद हम इस पे गूगल वगैरह जो भी इंस्टॉल करना है, लाइक गूगल, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? जी सर। तो आज के सेशन में इतना ही। हमने फायरवॉल रूल क्रिएट किया, मशीन पे टैग बेस्ड फायरवॉल रूल लगाया और IAP, 3 चीज़ें की हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ लेना। अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ है पूछना है?